All right, dear, welcome back. And we were talking about MBO, Management by Objective. और अब हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, that is self efficacy. और self efficacy में it is said that an individual's feeling that he or she can complete a task, उसके अंदर एक inner drive मौजूद होती है, which is saying that I know I can do it. Okay? और उस आपकी इनर सिग्नल और इनर ड्राइव से बेसिकली होगा क्या, एनहांसेस प्रोबेबिलिटी दैट गोल्स विल बी अचीव्ड. ठीक है, तो आप अपनी डिटर्मिनेशन, आप अपनी मोटिवेशन के साथ, आप अपने कंसर्न के साथ उस काम को फिर परफॉर्म करते हो और उम्मीद की जाती है कि व्हेन आपका इरादा पुख्ता हो तो काम को पाए तकमील तक पहुंचाने में ज्यादा दुश्वारी का सामना शायद ना आपको करना पड़े. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेल्फ एफिकेसी इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद सेल्फ एस्टीम, ओके, व्हिच इज बेसिकली इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्व्स. ओके, तो सेल्फ एफिकेसी और चीज है, सेल्फ एस्टीम और चीज है. अब सेल्फ एफिकेसी के कॉन्सेप्ट को हम मर्ज कर रहे हैं विद द गोल सेटिंग मॉडल. ओके, सो हाउ दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस. इट इज सेड, हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैनेजर सेट्स डिफिकल्ट स्पेसिफिक गोल फॉर जॉब और टास्क. ये हमारा पहला स्टेप था गोल सेटिंग का और एमबीओ का, कि एक टास्क चैलेंजिंग आपको वो एलोकेट किया जा रहा है. इसके बाद इसके ऊपर क्या चीज डिपेंड कर रही होगी, इंडिविजुअल हैज कॉन्फिडेंस दैट गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी अटेन्ड. अब यहां पर हमने वो विक्टर व्रोम का मॉडल भी हम एडअप कर सकते हैं कि अब आप एज एन इंडिविजुअल इस बात का यकीन रखते हो कि जो भी टास्क आपको एलोकेट किया गया, विच इज डिफिकल्ट, विच इज स्पेसिफिक, उस टास्क को आप एक गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुंचा सकोगे एंड यू नो दैट यू कैन डू इट. सो अब यहां पर आपका इन्वॉल्व हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. इंडिविजुअल सेट्स हायर पर्सनल सेल्फ सेट गोल फॉर देयर परफॉर्मेंस. अब इंडिविजुअल उस मैनेजर के टास्क को देखता हुआ अपने लिए कुछ गोल सेट करता है, अपने इरादे बनाता है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करता है जिसमें उसने उस गोल को अचीव करना है. अब इंडिविजुअल का सेट करदा गोल और उसकी कैफियत जो कि वो जानता है कि वो ये काम कर सकता है, ये दोनों चीजें मिलकर किस नतीजे पर पहुंचती हैं, इंडिविजुअल हैज हायर लेवल ऑफ जॉब और टास्क परफॉर्मेंस. के इंडिविजुअल अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी इंटेंशन से, अपने इरादे से, अपनी कोशिश से फिर वो हायर लेवल अचीव कर लेता है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि परफॉर्मेंस अटेनमेंट और मैनेजर के ऑब्जेक्टिव सेटिंग के दरमियान में जो मेन एस्पेक्ट है, वहां पर आपको सेल्फ एफिकेसी की जरूरत है. और सेल्फ एफिकेसी बेहतर हो जाती है जब आप उसके साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को भी एडअप कर लो. ठीक है, आप जब लोगों को एनकरेज करो, यू टेल देम दैट दे कैन डू इट. ठीक है, तो उससे उनके अंदर एक कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है, एक इरादा पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वाकई वो फिर उस काम को करने के लिए मुकम्मल बाजी वो लगा देंगे. अब बेसिकली देयर आर 4 वेज ऑफ इंक्रीजिंग सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, इसमें ये बंडोरा का मॉडल जो है सबसे पॉपुलर है. सो वो 4 वेज जो हैं, दे आर एनेक्टिव मास्टरी, विकेरियस मॉडलिंग, वर्बल परसुएशन एंड अराउजल. इनको हम वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं. When you talk about enactive mastery, it means enactive mastery experiences, also known as performance accomplishments, are psychological states through which a learner organizes his or her own set of beliefs regarding ability from a variety of sources. ठीक है, ये आपका साइकोलॉजिकल स्टेट है जिससे कि आप अपने बिलीफ्स को, अपने यकीन को पुख्ता कर लेते हो कि यू हैव द एबिलिटी दैट यू कैन डू इट. उसके बाद आ गया विकेरियस मॉडलिंग. इट मीन्स अ पर्सन ड्यूरिंग विच a process during which students can gain self confidence while watching others successfully performing activity about which they are apprehensive. जब वो किसी को वो काम करता देख लेते हैं कि somebody is doing it, तो वो उनके अंदर भी एक इरादा पैदा होता है कि they can also do it. ओके, वो एक इसके ऊपर बड़ा मजे का कोटेशन है कि a man can do what a man has done.
ओके, तो एक इंसान वो काम कर सकता है जो किसी और इंसान ने किया हुआ हो. Okay, so a process during which students or employees can gain self-confidence while watching others successfully performing activity about which they are apprehensive, कि उनकी कोई reservations हैं तो वो reservations वो overcome कर सकते हैं through observation. Students or employees can picture themselves performing that same way. तो वो भी उस काम को फिर करने के लिए एक confidence अपने अंदर feel वो करते हैं. The third aspect जिससे कि self efficacy create होती है, that is verbal persuasion. And by the way, ये vicarious modeling ही है जिसके तहत हम एक expression use करते हैं role model, कि जब तक leader as a role model हमारे सामने ना आए तो follower के लिए difficult हो जाएगा कि वो इस बात का अंदाजा कर सके कि इस काम को मैंने कैसे perform करना है. So verbal persuasion में it is a form of influence that can shift an individual's self efficacy. It is defined as when people are led through suggestion into believing they can cope successfully with what has overwhelmed them in the past. Okay, आपने अब अगर कभी किसी अखाड़े के अंदर किसी रेसलिंग के दौरान देखा हो कि जो कोच है वो अपने प्लेयर को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है वर्बली, ठीक है. सो उस वर्बल परसुएशन से एक कोच का टीम के मैदान में वर्बल परसुएशन, कहीं पर भी अगर आप वर्बल परसुएशन को लेकर आते हो तो उससे एक एनकरेजमेंट, उससे एक एनर्जी वो मिलती है जिससे कि एक शख्स जो है वो उस काम को करने के लिए अपने अंदर अननोन पावर्स वो फील करता है, ठीक है. इसी तरह अराउजल, पीपल हु हैव अ हाई सेंस ऑफ एफिकेसी आर लाइकली टू व्यू देयर स्टेट ऑफ इफेक्टिव अराउजल एज एन एनर्जाइजिंग फैसिलिटेटर ऑफ परफॉर्मेंस, कि जिसके तहत आप अपने इरादे को, आप अपने मकसद को वो क्लियर कर पाते हो और आपके जहन में एक पूरी पिक्चर डिजाइन हो जाती है कि अब आपने उस काम को किस तरह से परफॉर्म वो करना है. देयरफॉर आपके पास जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, आपका जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, आपको जो लोगों की तरफ से रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं, वर्बल परसुएशंस आ रही हैं, आपने उस काम को होते हुए कहीं पर देख भी लिया और आपका ये यकीन कि आप इस काम को अब कर भी सकते हो, ये तमाम चीजें मिलकर आपके सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज करती हैं. और हम एज मैनेजर्स इस कॉन्सेप्ट को क्यों देख रहे हैं? बिकॉज टिपिकली एंड टेक्निकली स्पीकिंग हमने एम्प्लॉइज से परफॉर्मेंस हासिल करनी है. तो अब एम्प्लॉइज को ट्रिगर करने के लिए, उनको इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि दे कैन डू इट, वी हैव टू फॉलो अप दीज एस्पेक्ट्स. Now, another important theory which is like holding a high value in our discussion is equity theory. In equity theory, it is said that individuals compare their job inputs and outcomes with those of others and then respond to eliminate any inequality. कि आप अपनी जॉब के साथ दूसरे की जॉब को कंपेयर करते हो और फिर ये एवेल्युएट करते हो कि आया आप उससे बेहतर काम कर रहे हो, आप उससे कमतर काम कर रहे हो, आपको बेहतर कंपनसेशन मिल रही है या आपको कमतर कंपनसेशन मिल रही है. इस मकसद के लिए जब हमने कंपैरिजन क्रिएट करना है तो वी हैव गॉट 4 कंपैरिजंस: सेल्फ इनसाइड, सेल्फ आउटसाइड, अदर्स इनसाइड एंड अदर्स आउटसाइड. लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन. जब हम बात करते हैं सेल्फ इनसाइड की, तो सेल्फ इनसाइड वुड मीन कि आप अपने आप को एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और पोस्ट पे अगर आपने काम किया हो उसके साथ कंपेयर करते हो. जब कहा जाए सेल्फ आउटसाइड तो इसका मतलब होगा कि आप अपने आप को किसी और जगह पर आपने काम किया, किसी और कंपनी में आपने काम किया, उसके साथ कंपेयर करते हो. अदर्स इनसाइड का मतलब है कि आप अपने आप को दूसरे कोलीग्स के साथ कंपेयर करते हो, दूसरे एम्प्लॉयज के साथ कंपेयर करते हो. और अदर्स आउटसाइड का मतलब यह है कि आप अपने आप को कंपनी से बाहर किसी और कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो. अब इन 4 कंपैरिजन पॉइंट से यहां पर जो हमारे पास दर्ज हैं 3 तरह की सिचुएशंस वो आ सकती हैं, ठीक है. यहां पर वेयर O divided by IA represent the employee and O divided by IB represent the relevant other. ठीक है, दूसरा बंदा जिसके साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो. The O would mean the output and the I would mean input. So output input ratio of person A, if it is less than output input ratio of person B, so this is
inequality due to being under rewarded. If output input ratio of person A is equal to output input ratio of person B, that is equality. And if output input ratio of person A is more than output input ratio of person B, inequality due to being over rewarded. ओके इसके हवाले से जैसे पिछले लेक्चर्स में भी हमने टर्म सुनी थी रेड सर्कल एम्प्लॉइज एंड ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज, तो इस तरह के बेशुमार कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसकी टेक्निकल इंप्लीकेशन में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. और याद रखिएगा कि जब तक आप इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन पैकेज प्लान डिजाइन नहीं करेंगे तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेस्टलेसनेस वो क्रिएट रहेगी. अब इक्विटी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर फर्ज करें कि इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही हो तो उस इनइक्वालिटी को लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास चॉइसेस हैं. द फर्स्ट रिस्पॉन्स कैन बी चेंज इनपुट. ओके, तो पीपल वुड स्लो द वर्क कि जी हमें तो इसमें उतनी कंपनसेशन ही नहीं मिल रही तो हम काम क्यों करें, तो दे वुड स्लो द पेस. नंबर 2, चेंज आउटकम, या आपको तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, उनकी सैलरीज कंपनसेशन को बढ़ाना पड़ेगा. नंबर 3, डिस्टॉर्ट चेंज परसेप्शन ऑफ सेल्फ, कि आप अपने कंपैरिजन पॉइंट को चेंज कर दो. डिस्टॉर्ट चेंज परसेप्शन ऑफ अदर्स, आप दूसरों के कंपैरिजन पॉइंट्स को चेंज कर दो. या चूज अ डिफरेंट रेफरेंस पर्सन, ठीक है, या परसेप्शन में चेंज ले आए, या आप अपने रेफरेंस पॉइंट को ही चेंज कर लें, और या लीव द फील्ड, तो नतीजा क्या निकलेगा, पीपल वुड क्विट द जॉब. ओके, तो ये 6 तरह के रिस्पॉन्सेज क्रिएट हो सकते हैं जो कि यकीनन ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में नहीं है. देयरफॉर आपको इन रिस्पॉन्सेज की तरफ जाने की बजाय बेहतर यह होगा कि आप अपने कंपनसेशन पैकेज प्लान को इक्विटी बेस्ड एस्टैब्लिश वो करें, और अगर मुमकिन हो सके तो शायद दूसरों से बेहतर ही परफॉर्मेंस के अगेंस्ट कंपनसेशन दें रादर देन कि आप उनको कम कर दें. ओके, बेहतरी के केस में तो पीपल वुड स्टे, ये आपकी एक रिटेंशन स्ट्रेटेजी हो सकती है. बट इफ यू पे लेस तो दे वुड स्विच. And remember कि human asset, human capital, human resource is a type of asset, capital and resource जिसको आप own नहीं कर सकते, सिर्फ retain कर सकते हो. And people would obviously switch, और जब आप switch कर जाएंगे तो long term performance of the organization is going to be hurt. Now there are certain propositions relating to inequity. The first proposition is that over-rewarded hourly employees produce more than equitably rewarded employees. ठीक है, आप लोगों को compensation बेहतर देंगे तो proposition ये है कि they may do better. Number 2, over-rewarded piecework employees produce less but do higher quality pieceworking. ठीक है, तो उनको काम करने की जल्दी नहीं होगी because they know कि they are already getting good, और वो काम के अंदर quality को भी वो लेकर आएंगे. The third proposition related to this equity concept is under-rewarded hourly employees produce lower quality work. Okay, अब हम जैसे पीछे भी हर थ्योरी की एप्लीकेशन को भी देखते आए कि आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो अब हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इक्विटी थ्योरी के प्रोपोजिशंस को भी देख रहे हैं कि under-rewarded hourly employees produce lower quality work. Why? Because उनकी कोशिश क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा माल बनाकर अपनी कमीशंस को, अपनी अर्निंग्स को बेहतर बना लें. And under-rewarded employees produce larger quantities, not qualities, of low quality piecework than equitably rewarded employees. Okay, तो ये हमारे पास 4 propositions हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग, कि एम्प्लॉइज के जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो किस किस तरीके के होंगे रिलेटेड टू योर आउटपुट इनपुट रेशो प्रिवेलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब हम इक्विटी के साथ जस्टिस के मॉडल को वो रिलेट कर रहे हैं. एंड एज यू ऑल नो कि जस्टिस के केस में हमारे पास 3 तरह के जस्टिस एक्सप्रेशंस हैं. There is distributive justice, there is procedural justice, and there is interactional justice. ठीक है, अब हम इन तीनों को इक्विटी के साथ लिंक अप करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को देखें तो इस डेफिनेशन इज परसीव्ड फेयरनेस ऑफ आउटकम. अब इसमें इक्विटी एप्लीकेशन क्या है, आई गॉट द पे रेज आई डिजर्व्ड. ओके, आपको ये फीलिंग आई कि आपने जो मेहनत की थी उसका फल आपको मिला, एंड यू गॉट द रेज इन द सैलरी. प्रोसीजरल जस्टिस जब वहां पर मौजूद हो तो दैट मींस परसीव्ड फेयरनेस ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमिन आउटकम.
ओके, कि जो जिस पैरामीटर के जरिए आपकी इवैल्यूएशन की गई थी वो इवैल्यूएशन पैरामीटर सही था. इफ दैट इज द केस, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको जस्टिस की फीलिंग होगी. इसकी एग्जांपल देख लीजिए. आई हैड इनपुट into the process used to give raises and was given a good explanation of why I received the raise I did. मीन्स आपको फीडबैक दिया गया और वो एक प्रोसेस के तहत, एक मेरिट के तहत वो दिया गया. तो जब तक मेरिट बेस्ड कंपनसेशन नहीं होगी तब तक प्रोसीजरल जस्टिस वहां पर नहीं आ सकता. इसी तरह इंटरेक्शनल जस्टिस को देखिए कि परसीव्ड डिग्री टू विच वन इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. ओके, उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि व्हेन telling me about my raise, my supervisor was very nice and complimentary. कि सिर्फ आपने तनख्वाह में इजाफे का लेटर नहीं देना है, बल्कि आपने बुला के दो अल्फाज अप्रिसिएशन के भी बोलने हैं, जिससे कि एक शख्स की जो इज्जत नफ्स है वो भी बेहतर हो. ठीक है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी उसकी बूस्ट कर सके. सो अब जस्टिस के तीनों पैमाने, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस और इंटरेक्शनल जस्टिस को हम देख रहे हैं, ये तीनों चीजें मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्रिएट करती हैं. और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होगा? ओवरऑल परसेप्शन ऑफ व्हाट इज फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. ठीक है, जो पीओएस का कॉन्सेप्ट है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. तो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को मेजर करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का ये वेरिएबल यूज किया जा सकता है. So organizational justice क्या है? Overall perception of what is fair in the workplace. अब इसके एग्जांपल, I think this is a fair place to work. ये चीज लोगों के अंदर उजागर होगी, और जब ये चीज उजागर होगी, फेयरनेस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो फिर इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, सेटिस्फेक्शन, एंगेजमेंट, इस तरह के जितने एक्सप्रेशंस आपको नजर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजनशिप बिहेवियर, ये तमाम चीजें ट्रिगर होती हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का सबब वो बनेंगी. So, if we just cover the three types of justice again to clarify our concepts. Distributive justice का मतलब क्या है? Perceived fairness of the outcome, means who got what. Procedural justice, the perceived fairness of the process used to determine the outcome, कि आपका कोई मेरिट था, आपका कोई पैमाना था जिसके तहत लोगों को कंपनसेट किया गया, तो how was, who gets what decided. Okay, और interactional justice, the degree to which one is treated with dignity and respect. So was I treated well? ये concept आपके अंदर create होता है. So justice याद रखिएगा कि equity के साथ साथ justice को भी maintain करना वो आपके लिए जरूरी है. The next concept we are looking at is talking about theory X and theory Y. When we talk about theory X, managers see workers as having little ambition, disliking work, and avoiding responsibility. And when we talk about theory Y, managers see workers as self-directed, कि वो motivated हैं, enjoying work, उनकी involvement भी है उसमें, doing work for its own sake, and accepting responsibility. Okay, तो हमें ये concept भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि it is not always the concept कि जिसमें the people would be avoiding work. There are instances कि जब आप उनके personality के मुताबिक आप उनके काम में association develop कर पाओ, तो obviously the people would like the work, people would be encouraged to do the work, they would be self-directed, and they would be accepting the responsibility. So obviously हमने जब justice को apply करना है, तो justice उस वक्त होगा जब friends and family are not your priorities. ओके, तो यू हैव टू सी कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी करो, प्रोसीजरल जस्टिस भी करो, और लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ भी ट्रीट वो करो. सो उस जस्टिस के करने से भी जो थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट है कि द पीपल वुड बी एनकरेज्ड, द पीपल वुड बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म द टास्क. Another theory we have in the same sequence is cognitive evaluation theory. The cognitive evaluation theory would say that providing an extrinsic reward for behavior that has been previously only intrinsically rewarding tends to decrease the overall level of motivation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, बूस्ट करता है, वो छोड़ जाता है ए मैनेजर, द नेक्स्ट मैनेजर कम्स
और वो लोगों को encourage नहीं करता बल्कि लोगों की तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देता है, तो the people who used to have the praise, the people who used to have the appreciation and the encouragement would be demotivated. Okay, इस example definition को फिर देखिए. Providing an extrinsic reward means increase in salary for behavior that had been previously only intrinsically rewarding. ठीक है, उनको सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एंगेजमेंट उनको उस काम में मिल रही थी, टेंड्स टू डिक्रीज द ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन. तो याद रखें कि एक्सट्रिंसिक सोर्स आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती. Okay, so the theory may only be relevant to jobs that are neither extremely dull nor extremely interesting. तो जो मॉडरेट लेवल जॉब्स है उनके लिए हम इस थ्योरी की एप्लीकेशन को विजुअलाइज करते हैं कि वहां पर जब आप इंट्रिंसिक रिवॉर्ड को एक्सट्रिंसिक से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो द पीपल वुड नॉट बी मोटिवेटेड. इसका मतलब हमें इस सेंस में भी मिला कि इंट्रिंसिक जो ट्रिगर्स हैं मेनी अ टाइम्स they are much more stronger than intrinsic compensation and benefits. तो यहां पर आपको ऑथर जो एक हिंट हमें दे रहा है कि for this theory think about how fun it is to read in the summer, but once reading is assigned to you for a grade you don't want to do it. ठीक है, अपनी मर्जी अपनी चाहत से आप चाहे 10 नॉवल पढ़ लें, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इन नॉवल में आपका पेपर होगा तो ऑब्वियसली जब उसके साथ एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड एसोसिएट किया जा रहा है, एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और एफर्ट एसोसिएट की जा रही है, तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट जो है इट माइट बी रिड्यूस्ड. सो रिमेंबर कि कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी के तहत भी हमें ये बात बहुत सेंसिटिवली सोचनी पड़ेगी कि हम जॉब्स के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें जिसमें कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर वो रखा जाए. अब यहां तक हमने डिफरेंट मोटिवेशनल मॉडल्स को देखा और साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि इन तमाम मोटिवेशनल कॉन्टेक्स्ट को आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कैसे करना है. अब इसी एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव को हम एक स्टेप आगे और लेकर चल रहे हैं कि मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव में फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स टू एप्लीकेशंस. अब हम कुछ एप्लीकेशनल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि किस तरीके से जॉब्स की डिजाइनिंग से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के अंदर आप रिवॉर्ड एलोकेशन प्लान करोगे. इन चीजों को अब हम कवर करते हैं. सबसे पहला मॉडल जॉब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा एंड दैट इज जॉब डिजाइन थ्योरी. और जॉब डिजाइन थ्योरी में वी टॉक अबाउट जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल जिसमें आइडेंटिफाई 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर रिलेशनशिप टू पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स. और वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक. इन 5 चीजों को हमने जॉब्स का पार्ट वो बनाना है. अब ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, इसके लिए अब हम कुछ डिटेल देख लेते हैं. जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल सेज दैट जॉब्स विद स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक and for which feedback of results is given directly affect 3 psychological states of employees. अब वो 3 psychological states क्या हैं? Knowledge of results, meaningfulness of work and personal feelings of responsibility for results. ये 3 रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, 3 साइकोलॉजिकल आउटकम्स आपको मिलते हैं अगर इन 5 चीजों को हम जॉब्स में इनकॉर्पोरेट कर पाए. सो रिमेंबर कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हो, जब आप उसमें KRA, KPA, KPIs को एलैबोरेट कर रहे हो, जब आप जॉब डिजाइन के तहत वर्कर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस और एनवायरनमेंट एनालिसिस वहां पर कर रहे हो, उसी के साथ साथ आपको JCM को भी वहां पर यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को भी. So increases in these psychological states, अब ये हमें फायदा क्या मिलेगा इसका? Increases in these psychological states result in increased motivation, performance and job satisfaction. तो ये अब वो आउटकम्स हैं जो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में वो जा रहे हैं. और अगर ये 5 चीजें आप एक जॉब से निकाल दो, स्किल वैरायटी खत्म कर दो, टास्क आइडेंटिटी खत्म कर दो, टास्क सिग्निफिकेंस ना शो करो, लोगों को फीडबैक ना दो, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड ना करो, तो फिर आप भूल जाओ कि वो साइकोलॉजिकली मोटिवेट होंगे और आप भूल जाओ कि अब वो वहां पर मोटिवेट होंगे या वो परफॉर्मेंस देने के लिए वहां पर जद्दोजहद करेंगे या वो जॉब सेटिस्फेक्शन को भी डेमोन्स्ट्रेट वो कर पाएंगे. इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी के अंदर इनको अप्लाई करना आसान हो. जब हम बात करते हैं स्किल वैरायटी की, तो हाई वैरायटी वुड मीन कि the owner or operator of a garage who does electrical repair, builds engines, does body work and interacts with customers. कि अब उसको multiple skills required हैं मुख्तलिफ तरह के कामों को करने के लिए.
जबकि लो वैरायटी के केस में अ बॉडी शॉप वर्कर हु स्प्रेज पेंट 8 आवर्स अ डे, इस केस में क्या होगा, इसको हम कहते हैं टास्क स्पेशलाइजेशन। और टास्क स्पेशलाइजेशन से जहां पर आपकी वक्ती तौर पर वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ भी जाएगी, तो वहां पर दूसरी तरफ जॉब बर्नआउट, जॉब एंजाइटी, जॉब फ्रस्ट्रेशन, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, ये तमाम चीजें भी जनरेट वो हो रही होंगी। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखिए, हाई आइडेंटिटी। हाई आइडेंटिटी का मतलब है अ कैबिनेट मेकर हु डिजाइंस अ पीस ऑफ फर्नीचर, सिलेक्ट्स द वुड, बिल्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड फिनिशेस इट टू परफेक्शन। दैट मींस कि वो अपने आप को उस काम के साथ आइडेंटिफाई कर सक रहा है शुरू से आखिर तक। जबकि लो आइडेंटिटी का मतलब होगा अ वर्कर इन द फर्नीचर फैक्ट्री हु ऑपरेट्स अ लेथ एंड मेक टेबल लेग्स, कि वो सिर्फ एक मशीन पे काम कर रहा है और सिर्फ वो एक ही आइटम बना रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा, उसके काम में रिडंडेंसी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, और काम में जितनी ज्यादा रिडंडेंसी होगी, नतीजतन साइकोलॉजिकल स्टेट्स आपको आउटकम पॉजिटिव देने की बजाय बर्नआउट और एंजाइटी की तरफ ले जाएंगी। अब टास्क सिग्निफिकेंस को देखिए। हाई सिग्निफिकेंस वुड मीन नर्सिंग द सिक इन ए हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लो सिग्निफिकेंस के केस में स्वीपिंग हॉस्पिटल फ्लोर्स। अब स्वीपिंग हॉस्पिटल फ्लोर्स जो जेनिटोरियल स्टाफ वहां पर परफॉर्म कर रहा है, हमें उनको भी ये बात बतानी पड़ेगी कि जनाब आपका काम भी इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर आपका सिग्निफिकेंस नहीं होगा, वहां पर सफाई ना होने की वजह से जर्म्स फैलेंगे, तो सर्जन का किया हुआ जो ऑपरेशन है वो शायद कोई मायने नहीं रखेगा। ओके, इसी तरह ऑटोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोनॉमी में अ टेलीफोन इंस्टॉलर who schedules his or her own work for the day and decides on the best techniques for a particular installation, उसके पास इख्तियार है कि वो अपने सारे काम को खुद से प्लान करे, खुद से डिजाइन करे और एग्जीक्यूट करे। जिसके बरक्स अ टेलीफोन ऑपरेटर who must handle calls as they come according to a routine highly specified procedure, अगेन उसके प्रॉब्लम क्या होंगे, आपको साइकोलॉजिकल स्टेट्स नहीं मिल पाएंगी, जिन साइकोलॉजिकल स्टेट्स के लिए हमें सारे मॉडल को वो पढ़ रहे हैं। इसी तरह हाई फीडबैक में an electronics factory worker who assembles a radio and then tests it to determine if it operates properly, तो उसको वहीं पर फीडबैक मिल गया कि जनाब वो काम ठीक करेगा कि नहीं करेगा। जबकि लो फीडबैक के केस में an electronics factory worker who assembles a radio and then routes it to a quality control inspector who tests and adjusts it, उससे उस वर्कर को कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि उसने गलती की क्या थी। ओके, तो याद रखिएगा कि जब आपने जॉब्स को डिजाइन करना है, आपने जॉब्स को एसोसिएट करना है एक दूसरे के साथ, तो वहां पर भी आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि लोगों की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम। अब अगर हम इस सारी बात को एक फ्लो शीट डायग्राम में देखें, तो यहां पर हमारे पास इसका डिस्प्ले आता है कि कोर जॉब डायमेंशंस जो कि है स्किल, वैरायटी, टास्क, एनर्जी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, इनमें से जो पहली 3 कोर जॉब डायमेंशंस हैं, वैरायटी, आइडेंटिटी एंड सिग्निफिकेंस, ये आपको प्रोवाइड करती हैं एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, कि आपको एक काम में एक इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, आपको काम में एक लिंकेज नजर आता है कि इस काम में मेरे लिए हासिल क्या है। इसी तरह ऑटोनॉमी वुड गिव यू एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, अकाउंटेबल फील करते हो उस काम के लिए। और फीडबैक के केस में नॉलेज ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द वर्क एक्टिविटी, ओके, वो आपको मिलता है। तो जब ये 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स आपकी ट्रिगर करेंगी, उन 3 साइकोलॉजिकल स्टेट से यू विल गेट हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन, यू विल गेट हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस, you will get high satisfaction with the work, and obviously low absenteeism and low turnover would be there. Okay, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो एक एम्प्लॉयर का, लेकिन उस प्रॉफिटेबिलिटी को आप तब तक सस्टेन नहीं कर सकोगे जब तक एम्प्लॉइज का वहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो ना हो। ओके, सो दैट इज द रीजन कि प्रॉफिट is no doubt is the outcome you are looking for, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अगर आपका हाई टर्नओवर और एब्सेंटिज्म हो जाएगा, तो अब आप प्रॉफिट कैसे हासिल कर पाओगे। Therefore याद रखिएगा कि आपके टेंजिबल आउटकम्स भी जो हैं, उनके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस वो करना होता है।
ओके हमारे छोटे छोटे सेटअप्स के अंदर भी, इनफॉर्मल सेटअप्स के अंदर भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स में, फैमिली रन एंटरप्राइजेस के अंदर बेशुमार आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाती हैं जहां पर टॉप मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब वो इन्वॉल्व भी क्यों कर रहे हैं? वो इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकली दे कैन फील एंगेज्ड। ठीक है, जिसको आप एक और टर्म यूज करते हो बड़ी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। ओके तो एचआरएम के अंदर भी, एचआरएम में भी हम एक टर्म यूज करते हैं बहुत ज्यादा, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जब तक हो नहीं पाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के माबैन, तब तक लॉयल्टी, तब तक कमिटमेंट, तब तक एंगेजमेंट, तब तक सेटिस्फेक्शन, तब तक इन्वॉल्वमेंट, तब तक ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, तब तक परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, इस तरह के बेशुमार लातादाद एक्सप्रेशंस हैं जो वहां पर मटेरियलाइज नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आप ये समझते हो कि इन तमाम चीजों के बगैर भी काम हो सकता है तो देन ट्राई योर लक। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपको शायद अचीव नहीं हो पाएगी। सो ये तमाम चीजें जो भी हमने पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स की बात की, ये तमाम एम्प्लॉय ग्रोथ नीड्स हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय की ग्रोथ नीड है जिसके बगैर एक एम्प्लॉय फुलफिल्ड फील नहीं करता। तो जब वो फुलफिल्ड फील नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो वहां पर अपना ऑप्टिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं दे पाएगा। अब इन पांचों एस्पेक्ट्स को जो हमने जॉब डिजाइन थ्योरी के अभी अंदर पढ़े, इनको एक दफा हम डिफाइन करके देख लेते हैं ताकि हमारे लिए फर्दर क्लैरिटी वो क्रिएट हो पाए। द डिग्री टू विच अ जॉब रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, हाउ मे डिफरेंट स्किल्स आर यूज्ड इन अ गिवन डे, वीक और मंथ, इसको हम कहते हैं स्किल वैरायटी। जब हम बात करेंगे टास्क आइडेंटिटी की, द डिग्री टू विच द जॉब रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ अ होल एंड आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आप अपने आप को एसोसिएट कर लेते हो उस काम के साथ। इसी तरह टास्क सिग्निफिकेंस में, द डिग्री टू विच द जॉब हैज ए सब्सटेंशियल इंपैक्ट ऑन द लाइव्स और वर्क ऑफ अदर पीपल, दैट इज व्हाट वी कॉल टास्क सिग्निफिकेंस। तो जेनिटोरियल स्टाफ से लेकर आपको सर्जन तक सब लोगों को यह बताना है कि इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज के लिए उनकी जॉब्स कितनी सिग्निफिकेंट हैं। ऑलराइट, सो रिमेंबर बेटा कि ये सिर्फ डेफिनेशंस फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशंस नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के उड़ाने के लिए नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि बीइंग एचआर एक्सपर्ट्स आप इन चीजों को ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस का पार्ट भी बना सको। इसी तरह अगर हम ऑटोनॉमी की बात करें, जिसको आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एम्पावरमेंट, इस तरह के बेशुमार एक्सप्रेशंस आप यूज करते हो, द डिग्री टू विच द जॉब प्रोवाइड सब्सटेंशियल फ्रीडम and discretion to the individual in scheduling the work and in determining the procedures to be used in carrying it out. Okay, तो आपको कितना खुद मुख्तारी दी गई, आपके पास कितना इख्तियार था उस जॉब में अपने काम को सही तरीके से करने का। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जब आप लोगों को ऑटोनॉमी देते हो, आप एम्पावर करते हो, तो दे मेक कमिट मिस्टेक्स, ये अब इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, दे मेक कमिट मिस्टेक्स, लेकिन याद रखें कि the thing which they learn from their mistake would be something which would be longer term में beneficial for the organization. और एम्पावर कर देने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो you would always be having feedback controls, you would be always be having feed forward controls, you would always be having concurrent controls. तो अपने systems को इतना integrated बनाएं कि उसमें लोगों के पास chance of error वो कम हो। ठीक है, और जहां तक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और ह्यूमन एलिमेंट का ताल्लुक है, तो वहां पर फिर डियर आपको इन चीजों को सिस्टम की इंटीग्रिटी और सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए इनकॉर्पोरेट वो करना पड़ेगा। इसी तरह जब हम फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो द डिग्री टू विच carrying out the work activities required by a job result in the individual obtaining direct and clear information about the effectiveness of his or her job performance. तो उसको ये पता भी तो चलना चाहिए कि how good or how bad the person is performing, ताकि आप साथ साथ वहां पर एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस वो ले सको। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, जिनको आप आईडीपीज कहते हो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान तब तक डिजाइन हो ही नहीं सकते जब तक आप फीडबैक प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स वो मेंटेन ना करो। और इसी टॉपिक को अब हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिर्फ एनुअली ऑपरेट नहीं करता, इट ऑपरेट्स 365 24/7। ओके, तो 24/7 365 आपके पास प्रोसेसेस हैं जहां से हम लोगों को फीडबैक अबाउट देयर जॉब्स, अबाउट देयर वर्किंग, अबाउट देयर परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन आती है
which is talking about motivating potential score, MPS. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है that is skill variety plus task identity plus task significance divided by 3. इनका हम एवरेज ले रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद ऑटोनॉमी एंड फीडबैक. अब आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि इन पांचों फैक्टर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दे आर ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, बिकॉज दे आर हैविंग मल्टीप्लायर इफेक्ट. जबकि हमने स्किल वैरायटी को, टास्क आइडेंटिटी को, टास्क सिग्निफिकेंस को वो एवरेज वैल्यू पे पिक किया है कि इसमें से कोई एक चीज ज्यादा भी हो सकती है, कोई एक चीज कम भी हो सकती है. So remember, people who work on jobs with high core dimensions are generally more motivated, satisfied, and productive. And job dimensions operate through the psychological states in influencing personal and work outcome variables rather than influencing them directly. इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जूम सेशन में. प्लीज ज्वाइन कीजिए.